अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए साबिर हुसैन राजपूत की एक और कहानी सुनते हैं। आपने रात को कभी दिए की लौ हवा में चलती देखी है? अगर देखी नहीं तो सुनी ज़रूर होगी। हमारे इलाके में आज भी सुनने में आता है कि रात को एक जलता हुआ दिया हवा में जाता नजर आता है, जो फलां खानका या मज़ार के दिए जलाकर वापस चला जाता है। सुनाने वाले कस्में खाकर सुनाते हैं कि दिया किसी के हाथ में नहीं होता, इसके साथ कोई इंसान नहीं होता। ये एक गैबी दिया है जो किसी पहुंच वाले पीर की रूह ने या जिन ने उठा रखा होता है। हमारे गांव से 2 मील दूर एक चट्टान पर बहुत पुरानी कब्र है। मैं बचपन से इस कब्र को देख रहा हूँ। मेरे वालिद साहब मरहूम कहते थे कि ये उनके भी वक्तों से पहले की है। किसी को मालूम नहीं कि इस बुलंदी पर किसे दफन किया गया था। लोगों ने कब्र के इर्द गिर्द पत्थरों की 3 फीट ऊंची 4 दीवारी खड़ी कर रखी है। इसमें दरख्तों की खुश्क टहनियाँ गड़ी हुई हैं, जिनके साथ सुर्ख सब्ज नीले पीले चीथड़े बंदे फड़फड़ाते रहते हैं। ये कभी झंडे थे जो अकीदतमंदों ने लकड़ियों के साथ बांधे थे। इस कब्र के मुतालिक आज भी मशहूर है कि हर जुमेरात की रात जब लोग सो जाते हैं, जलता हुआ एक दिया इस कब्र से उठता है और इस इलाके की 3 खानकाहों में दिए जलाकर वापस इस कब्र पर चला जाता है। हैरत इस पर होती है कि जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला वो भी कहते हैं कि दिया हवा में उड़ता जाता है, मगर अपनी आंखों ये दिया किसी ने देखा नहीं। हर कोई किसी और का हवाला देकर बात करता है। एक रिवायत ये भी है कि रातों को पैदल सफ़र करने वाला इस दिए को देख ले और इसके रास्ते में आ जाए तो उसे आवाज़ सुनाई देती है, मेरे हर रास्ते से हट जाओ। मुसाफिर बेहोश हो जाता है और जब दिया गुजर जाता है तो मुसाफिर होश में आ जाता है। मैं पौन सदी से इस कब्र से 2 मील दूर मौजूद हूँ। ये दिया मैंने नहीं देखा, मेरे गांव के किसी फर्द ने नहीं देखा, मेरे घर के किसी फर्द ने नहीं देखा, लेकिन सब कहते हैं कि दिया हवा में जाता है और 3 खानकाहों के दिए जलाकर वापस आ जाता है। अलबत्ता अपने गांव से 14-15 मील दूर एक जलता हुआ दिया रात के वक्त हवा में जा रहा था, जिसे मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने अपनी आंखों देखा था। उस वक्त मेरी उम्र गालिबन 24 साल थी। मैं अपने आप को बहुत दिलेर और निडर समझा करता था। मेरे दोस्त मुझसे ज़्यादा दिलेर और निडर थे। दिए की लौ जब ज़मीन से तकरीबन 7 फीट ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाती नजर आई तो मेरे दिल पर ऐसा खौफ आ गया था जो पहले कभी नहीं आया था। मेरा हल्क खुश्क हो गया था। दूसरे दिन मेरे दोस्तों ने अपनी हालत बयान की तो मुझे खुशी हुई कि वो भी मेरी तरह डर गए थे और उनके हलक इतने खुश्क हो गए कि उनके मुंह खुल गए थे। दिया कमोबेश 20 कदम गया और गायब हो गया था। ये मैंने अपनी आंखों देखा था। लौ बिल्कुल इसी तरह थी जिस तरह मिट्टी के दिए की और मोमबत्ती की होती है। हम उस गांव की एक छत पर थे जहां हम मेहमान ठहरे थे। इसे दिया कह लें या जो जी में आए कह लें, एक लौ थी जो हमसे 5-6 फर्लांग दूर से गुजर रही थी। इसकी रफ्तार मामूली थी। वो गांव हमारे गांव से 14-15 मील दूर था। अब ये गांव था के सीगे में आ गया है। छोटा सा गांव था, मुद्दत हुई उजड़ गया है। अब वहां से सावन की बारिशों का पानी गुजरता है। आप रावलपिंडी से जहलम की तरफ जाएं तो गूजर खान से आगे सोहावा आता है। यहाँ से जरा ही दूर पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वो गांव पक्की सड़क से हटकर 4-5 मील अंदर की तरफ पहाड़ियों के तकरीबन दामन में था। वो एक इत्तेफाकिया वाकया था जो हमें उस गांव तक ले गया था। मेरी उम्र 24 साल हो चुकी थी। 6-7 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मेरी माँ कहती थी कि मेरी शादी हो जाएगी तो मैं कुत्तों के पीछे भागना छोड़ दूंगा, मगर माँ की ये उम्मीद पूरी ना हुई। मेरी शादी हुई तो मैं कुत्तों के पीछे पहले से भी ज़्यादा भागने लगा। मैं दोस्तों से ये नहीं कहलाना चाहता था कि साबू जन मुरीद हो गया है। मैं बीवी को भी इस खुशफहमी से बाज रखना चाहता था कि उसके आ जाने से मेरे दिल से अपने प्यारे कुत्तों की मोहब्बत निकल गई है। एक वजह यह भी थी कि मैं बीवी पर अपनी बहादुरी का रौब गांठना चाहता था। मैंने शादी के छठे रोज़ जब मेरी दुल्हन मेके में 2 दिन गुजार कर वापस आ गई थी, खुली पर बंधे बैल को बिलावजह लाठी मारी थी। इस बेगुनाह को लाठी मारने की असल वजह ये थी कि मैं दुल्हन को बताना चाहता था कि ज़रा ख्याल रखना, मैं गुस्से का बड़ा कुत्ता हूँ।
मैंने आगे होकर खुली में चारा डाला तो बैल ने गुस्से में आकर मुझे सींग मारा। नोकीले सींग ने मेरी टांग को छुआ तक नहीं, लेकिन लट्ठे की शलवार फाड़ डाली। मेरी दुल्हन और माँ देख रही थीं, दौड़ी आईं। मैंने अपनी टांग पकड़ ली जैसे सींग टांग में उतर गया हो। मैंने कहा, कमबख्त ने टांग बेकार कर दी है। हालांकि सिर्फ शलवार बेकार हुई थी। दुल्हन और माँ को परेशान देखकर मैंने कहा, घबराओ नहीं, मर्द बैलों की टक्करों से गिरने लगे तो हो चुकी मर्दानगी। मैं काम में लगा रहा, बनावटी लंगड़ापन पैदा कर लिया। वाली साहब ने टांग देखना चाहिए तो मैंने सर ऊंचा करके कहा, अंदर की चोट है, कोई परवाह नहीं। हकीकत यह थी कि बैल ने मेरी शलवार से सींग फंसाकर मुझे कहा था, ओए साबू, मुझे लाठी क्यों मारी है तूने? 6-7 महीने गुजर गए। इस दौरान हम 2 दफा शिकार पर गए थे। अब तीसरी दफा जाने लगे तो माँ ने मुझे अलग करके कहा, साबू, अब शर्म कर। 4-5 महीने बाद तू बाप बनने वाला है, अब कुत्तों का साथ छोड़ दे। मैंने जवाब दिया, अभी 4-5 महीने पड़े हैं बेजी। और मैं दोनों कुत्ते खोलकर निकल गया। बाहर दोस्त इंतजार कर रहे थे। उनकी तादाद 11 और कुत्तों की तादाद 10 थी। अप्रैल का महीना था। गंदुम पक रही थी। कटाई तक फुर्सत ही फुर्सत थी। सूरज निकलने में अभी कुछ देर थी जब हम गांव से निकल गए और सूरज निकलने तक हम उस इलाके में पहुंच गए जिसके खदोखाल अपनी बहुत सी कहानियों में मैं बयान कर चुका हूँ। कहीं खड्ड, कहीं नाले, कहीं बुलंदी, कहीं गहराई, कहीं पत्थर, कहीं रेत, मगर हमारे लिए ये सब मैदान था। उम्र ही ऐसी थी कि हमारे सामने बुलंदियां पस्त हो जाती थीं, सैलाबी नदियां रास्ता दे देती थीं। हमारा रुख पहाड़ियों की तरफ था जो बहुत दूर थीं। भूगीर कुत्ते नाक जमीन के साथ लगाए इधर उधर और आगे ही आगे दौड़ते, रुकते, चलते और घूम घूम कर हमें देखते जा रहे थे। दोनों ताजी कुत्तों को भी हमने खोल दिया था, बाकी अभी जंजीरों में थे। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस वक्त हमारे इलाके में आबादियाँ बहुत ही कम थीं। जंगल और पहाड़ी वीराने ज्यादा थे। यहाँ भेड़िए भी होते थे। अब इन दरिंदों का नामो निशान नहीं रहा। जंगली बिल्लों के मुतालिक सुना था कि कहीं कहीं नजर आते हैं, देखे कभी नहीं थे। भेड़िए भी ज्यादा नहीं थे। बहरहाल ये दोनों दरिंदे हमारे इलाके में मौजूद थे। एक बार फिर हमारे कुत्तों का जंगली बिल्ले से टाकरा हुआ और जीत हमेशा की तरह हमारे कुत्तों की हुई। बस इसमें हमारा एक कुत्ता मारा गया। कुत्ते को दफन करके हम आगे चले गए। खाना साथ था, किसी अच्छी जगह की तलाश में जहां पानी भी हो। हम 1.5 मील आगे निकल गए। एक बरसाती नाले में शफाफ पानी की लकीर सी बह रही थी। इसी के किनारे बैठ गए और वहां बैठकर हमने खाना खाया। खाना खा के अभी फारिग ही हुए थे कि हमें 4-5 फरलांग दूर एक घोड़ा सरपट भागता दिखाई दिया। इस पर सवार भी था। घोड़ा हमारी तरफ आते आते दाएं को मुड़ गया। थोड़ा आगे जाकर फिर हमारी तरफ आया। इसे दाएं बाएं मुड़ते और अंधाधुंध एक खेत में जाते देखा तो हम जान गए कि घोड़ा मुंहजोर और बेकाबू हो गया है। हमारे कुत्ते खुले हुए इधर उधर घूम फिर रहे थे। सवार ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कुत्तों को पकड़ लो, घोड़ा बिदका हुआ है, खुदा के लिए कुत्तों को पकड़ लो। हमने कुत्तों की घोड़े की तरफ तवज्जो ही न दी। किसी के घोड़े को वो शिकार नहीं समझा करते थे। हम सवार को खुश करने के लिए कुत्तों को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन बेलगाम घोड़े ने मोहलत न दी। वो हमारे दरमियान से सरपट दौड़ता गुजरा। सवार तजर्बाकार मालूम होता था। वो लगाम खींच रहा था। घोड़े को देखा, इसकी पिछली टांगों के बाला से खून फूट रहा था। शायद रास्ते में किसी के लड़ाका कुत्ते ने उस पर हमला किया था। घोड़ा दूर जाकर खड्डों के इलाके में उतरकर गायब हो गया। हम उधर ही देख रहे थे। 5-7 मिनट बाद वो एक और सिम से जमीन से उभरा। उसका रुख फिर हमारी तरफ हो गया। अब उसकी रफ्तार सुस्त थी। घोड़ा मालूम नहीं कहाँ से भाग रहा था, जख्मी भी था। हम सब को घुड़सवारी की अच्छी खासी मश्क थी। हमारा एक दोस्त शहबाज सवारी का माहिर था। उसने कहा कि सवार को मालूम नहीं कि मुंहजोर घोड़े को किस तरह रोकते हैं। इतने में घोड़ा करीब आ गया। शहबाज उसके रास्ते में जरा बुलंद जगह जा खड़ा हुआ। घोड़े की रफ्तार पहली वाली नहीं रही थी। घोड़ा शहबाज के करीब आया तो शहबाज उसके साथ दौड़ा। फिर उसने ये कमाल कर दिखाया कि ऊपर को उछलकर सवार के आगे घोड़े पर पेट के बल जा पड़ा। सवार ने रकाब से पाँव निकाल दिया। इसमें शहबाज ने पाँव रखा। सवार ने उसकी मदद की और वो घोड़े पर सवार होके आगे बैठ गया। बाग उसने हाथ में ले ली और सवार ने उसकी कमर में बाजू डालकर मजबूती से पकड़ लिया। शहबाज घोड़े की गर्दन पर पेट के बल लेटा।
थोड़ी ही दूर जाकर घोड़ा रुक गया। दोनों सवार उतरे। हम दौड़ते हुए उन तक पहुंचे। घोड़ा और सवार दोनों ही अच्छी नस्ल के थे। घोड़ा पीछे से जख्मी था। सवार दूर के गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उस पर 2 भेड़ियों ने हमला किया है। घोड़ा तेज दौड़ने वाला ना होता तो सवार हमारे पास जिंदा ना खड़ा होता। उसने जो किस्सा सुनाया मुझे आज तक याद है। उसने कहा, पहाड़ियों के करीब एक गांव है। कोई 1 महीने से ये दोनों भेड़िए, जो गालिबन नर और मादा हैं, इस गांव का बहुत नुकसान कर चुके हैं। अब शाम के बाद लोग बाहर नहीं निकलते। गांव और पहाड़ियों के दरमियान इलाका बहुत खराब है। झाड़ियां ज्यादा हैं, खड्ड भी हैं और बड़े बड़े पत्थर भी हैं। गांव के साथ ही कुदरती तालाब है, जिसकी एक तरफ बुलंद जंगली पौधे हैं। एक शाम सूरज गुरूब होने से जरा पहले भेड़ियों ने 7-8 बकरियों पर हमला किया। बकरियों के साथ एक लड़का था। भेड़ियों ने एक बकरी को पकड़ा और घसीट कर ले गए। 2-3 रोज बाद शाम के ही वक्त भेड़ियों ने एक बैल को गिरा लिया, मगर बैल ताकतवर था। उसने भेड़ियों का मुकाबला किया और भागता हुआ गांव की तरफ भी आता रहा। गांव के लोगों ने देख लिया। वो कुल्हाड़ियां और लाठियां लेकर दौड़े गए। भेड़िए भाग गए, मगर बैल की शहरक कट चुकी थी। मालिक ने उसे ज़ुबह कर दिया। फिर एक रात भेड़िए गांव में आ गए। इन्हें और तो कुछ न मिला, एक कुत्ते को खा गए। कुत्ते के जिस्म के कुछ हिस्से तालाब के करीब पड़े मिले। मेरा गांव इस गांव से 3 मील दूर है। हमारे गांव के 2 आदमी दिन के वक्त उधर से गुजरे तो भेड़ियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आदमियों के पास लाठियां थीं। उन्होंने लाठियां घुमानी शुरू कर दी। भेड़िए उनके साथ साथ चलते और गुर्राते रहे। उन्होंने इन आदमियों का बहुत दूर तक पीछा किया, फिर चले गए। इस गांव में, जिसके करीब तालाब है, एक कश्मीरी शाहजी हैं। वो मस्जिद में पेश इमाम हैं, पहुंच वाले हैं, जिनों को हाजिर कर लेते हैं, तावीज़ भी देते हैं। अल्लाह ने उनके हाथ में गैब की ताकत दी है। इनकी आवाज़ इतनी सुरीली है कि अजान देते हैं तो आंधी भी रुक जाती है। ये सच है कि इनकी अजान सुनने के लिए जिन भी आ जाते हैं। हवा खा कितनी ही तेज़ हो, जब शाहजी अजान देते हैं तो जहाँ तक इनकी आवाज़ पहुँचती है, वहाँ तक किसी दरख्त का पत्ता भी नहीं हिलता। शाहजी ने कहा है कि ये भेड़िए दरअसल जिन हैं, लेकिन बेमज़हब हैं। ऐसे जिन मुश्किल से काबू में आते हैं। उनके कहने पर इस गांव ने 2 बकरे ज़िबह करके शाहजी को दिए। शाहजी ने गोश्त पर कुछ पड़कर आधा गांव में तकसीम किया था, बाकी में से आधा मस्जिद में रखा और आधा गांव के इर्द गिर्द बखेर दिया था। ऐसी ही कुर्बानी हमारे गांव ने भी दी है, क्योंकि हम लोग अक्सर इधर से गुजरते हैं। शाहजी को इस गांव में आए 3 महीने हो गए हैं। इन 3 महीनों में 10 मरतबा एक जद्दा दिया हवा में जाता नजर आया है। शाहजी कहते हैं कि ये जिन हैं। वो रात को बहुत दूर से आते हैं। ये जिन शाहजी को जानते हैं। उनके गांव के करीब से गुजरते हैं तो उनके दिए की रोशनी नजर आने लगती है। वो शाहजी को रोशनी दिखाते हैं, आगे जाकर रोशनी गायब हो जाती है। शाहजी कहते हैं कि रोशनी हमारी नज़रों से ओझल होती है, लेकिन ये रोशन रहती है। इसे सिर्फ जिन देख सकते हैं। रात को वो रोशनी के बगैर चल नहीं सकते। इन भेड़ियों से तंग आकर दोनों गांव के लोगों ने इरादा किया था कि वो सुहावा थाने में जाकर दरखास्त दें कि इन भेड़ियों को ख़त्म किया जाए, मगर शाहजी ने इन्हें रोक दिया और कहा, ये जिन हैं, जो कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा मारा जाएगा। मैंने आज मान लिया है कि शाहजी ने जो कहा है सोलाने सच है। मैं सुहावा थाने जा रहा था। भेड़ियों ने 8 रोज गुजरे एक जवान आदमी को मार डाला है। इस शख्स ने बड़ा डरावना किस्सा सुनाया। उस जमाने में लोग पैदल सफ़र किया करते थे। गर्मियों के मौसम में सफ़र करने वाले देहाती रात के आखिरी पहर 3 बजे के लगभग चल पड़ते थे, ताकि सूरज निकलने तक मंजिल पर पहुंच जाएं। दिन की गर्मी में सफ़र मुश्किल हो जाता था। ये शख्स जिस गांव का रहने वाला था, उसकी एक लड़की शादी के गांव से कुछ दूर एक और गांव में ब्याही गई थी। शादी के बाद लड़की पहली बार गांव आई थी। दूल्हा साथ था। वो दुल्हन को अपने गांव वापस ले जाने के लिए रात के पिछले पहर चल पड़ा। दुल्हन टट्टू पर सवार थी। दूल्हा बाग पकड़े आगे आगे चल रहा था। रास्ते में भेड़ियों ने दूल्हे पर हमला कर दिया। टट्टू की बाग उसके हाथ से छूट गई। टट्टू बिदक कर दौड़ पड़ा। लड़की गिरी नहीं। टट्टू शादी के गांव में दाखिल हो गया। लड़की चीख चिल्ला रही थी। गांव वालों की आंख खुली तो वो इसे चुड़ैल समझकर डर गए। कोई बाहर नहीं आता था। बेलगाम टट्टू गांव के अंदर ही दौड़ता रहा
اور لڑکی مدد کے لیے دہائی دہائی کرتی رہی۔ آخر 4-5 نوجوان کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ انہوں نے بھی گاؤں والوں کو للکارا۔ قصہ مختصر یہ کہ ٹٹو کو پکڑ لیا گیا۔ لڑکی گری نہیں تھی۔ لڑکی نے انہیں بتایا کہ اس کے دولہے کو بھیڑیوں نے پکڑ لیا ہے۔ شاہ جی کو جگایا گیا۔ وہ مسجد سے ملحق ایک مکان میں رہتے تھے۔ انہوں نے لڑکی کو دیکھا تو اسے اپنے مکان میں لے گئے۔ لڑکی پر دہشت سوار تھی۔ اسے اپنے دولہے کا بھی غم تھا۔ معلوم نہیں شاہ جی نے اسے کس طرح سنبھالا۔ اذان کے وقت سارا گاؤں شاہ جی کے گھر جمع ہو گیا۔ صبح طلوع ہوئی تو گاؤں والے دولہے کی تلاش میں نکلے۔ گاؤں سے 1.5-2 میل دور دولہے کی لاش مل گئی۔ دونوں ٹانگیں اور بازوؤں کا کچھ گوشت کھایا ہوا تھا۔ اس کے گاؤں اطلاع دی گئی۔ کوہرام برپا ہو گیا۔ دلہن کے لواحقین بھی آ گئے۔ شاہ جی نے انہیں بتایا کہ جنوں کو وہ حاضر کر کے پوچھ چکے ہیں۔ جنوں نے بتایا ہے کہ یہ لڑکی انہیں اتنی پسند آئی ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے دولہے کو ختم کرنا ضروری سمجھا۔ شاہ جی نے گاؤں والوں سے کہا، جنوں نے مجھے کہا ہے کہ لڑکی خوش قسمت ہے کہ آپ کی پناہ میں آ گئی ہے، ورنہ ہم اس کے دولہے کو مار کر اسے اٹھا لے جاتے۔ اب تم لوگ فکر نہ کرو، میں نے لڑکی کے گلے میں تعویذ ڈال دیا ہے اور اس کے گرد حصار بھی کھینچ دیا ہے، لیکن یہ جن بے مذہب ہیں، ہمارے کلام پاک کو نہیں مانتے۔ تم لڑکی کو لے جاؤ، اسے 7 شامیں میرے پاس چھوڑ جایا کرو۔ میرا عمل پورا ہو لے تو پھر یہ محفوظ ہو جائے گی۔ چنانچہ لڑکی کو اس کے والدین ہر شام شاہ جی کے مکان میں چھوڑ جاتے تھے، جہاں شاہ جی تنہا رہتے تھے۔ ان کا بال بچہ نہیں تھا۔ سوار جلدی میں تھا کیونکہ اس کا گھوڑا زخمی تھا۔ وہ ڈرا ہوا بھی تھا۔ وہ بھیڑیوں کو درندے نہیں جن کہہ رہا تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ ہم اسے گاؤں تک چھوڑ آئیں۔ اس کا گاؤں خاصا دور تھا۔ ہم تھکے ہوئے بھی تھے، مگر اسے ہم تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ سب اس کے ساتھ ہو لیے۔ کتوں کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں بے شک ہمارے علاقے میں بھیڑیے اور لومڑ موجود تھے، لیکن یہ ہم پہلی بار سن رہے تھے کہ بھیڑیوں نے مویشیوں اور انسانوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ان 2 بھیڑیوں کے حملے بالکل اس طرح کے تھے جس طرح آپ انگریزی کتابوں اور اردو رسالوں میں آدم خور شیروں کی کہانیاں پڑھا کرتے ہیں۔ جس وقت کی میں بات سنا رہا ہوں، ہم آدم خور شیروں اور انگریز شکاریوں کے کارناموں سے ناواقف تھے۔ میں نے یہ کہانیاں بہت بعد میں پڑھنی شروع کی تھیں۔ جہاں تک جنوں کا اور جلتے دیے کے ہوا میں اڑنے کا تعلق ہے، اس کی ہم تردید نہیں کر سکتے تھے۔ وہ زمانہ پسماندگی کا تھا، تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، ہمارا علاقہ دشوار گزار اور ڈراؤنا تھا۔ لوگ جنوں بھوتوں کو مانتے تھے، ہم بھی مانتے تھے۔ آج جب زمانہ سائنس کے زور پر اتنی ترقی کر گیا ہے کہ انسان چاند تک بھی ہو آیا ہے، ہم لوگ جن اور راتوں کو اڑتے ہوئے دیے دیکھتے ہیں۔ اس گھڑ سوار نے کشمیر کے شاہ جی کی کرامات سنائی تو ہم انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہونے لگے۔ ان دنوں اس قسم کے عاملوں اور بزرگوں کا احترام اس قدر زیادہ تھا کہ ہمارے بادشاہ انگریز نہیں بلکہ عامل، پیر اور تعویذ دینے والے مولوی تھے۔ ہم لاابالی عمر کے لڑکے تھے۔ ہم ابھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں مانتے تھے۔ جوانی کا تازہ خون ہمیں پہاڑیوں سے ٹکرا دیا کرتا تھا۔ ہم فلمی گانوں اور عشقیہ کہانیوں کے پروردہ نہیں تھے۔ ضمیر صاف تھے، دل میں کوئی خوف نہیں تھا اور دماغ جنسی خیالات سے پاک رہتے تھے۔ خوف اور گندے خیالات انسان کو جوانی میں ہی مردہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نے ابھی یہ ذہن نہیں دیا تھا۔ ہم نے ان بھیڑیوں کو دیکھنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ہم سوار کو اس کے گاؤں لے گئے۔ اس نے ہماری خاطر و مدارات دل کھول کر کی۔ اپنے گاؤں کو واپس جاتے ہوئے ہم نے شاہ جی کے گاؤں آنے اور بھیڑیوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے دوستوں کی زیادہ تعداد ہمارے خلاف تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جنوں سے ٹکر لینا ٹھیک نہیں۔ میری طبیعت میں خود سری اور سرکشی زیادہ تھی۔ میرے 3 دوست شہباز، موٹر اور افضل بھیڑیوں والے گاؤں میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم اپنے گاؤں سورج غروب ہونے کے بعد پہنچے۔ وہاں ہمارا پرجوش استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہم اتنی دیر سے کبھی واپس نہیں آئے تھے۔ ہم سب کی مائیں گاؤں کے باہر کھڑی تھیں۔ باپ اور چچے تائے ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے شکار میں کئی حادثے ہو چکے تھے۔ ہمارے 2 دوست مارے بھی جا چکے تھے، اس لیے اس روز اتنی دیر جانے سے سارا گاؤں پریشان تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ماؤں نے گالیوں کی باڑ ماری۔ ہر ماں نے اندھیرے میں اپنے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ لیا اور خیر خیریت گالیوں کی زبان میں پوچھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک کتا مارا گیا ہے اور موٹر تھوڑا سا زخمی ہے تو ماؤں کے غصے میں غم بھی آ گیا۔
मगर इस गम गुस्से में गम की मिकदार बहुत ही थोड़ी सी थी। हमारे पास भेड़ियों की सनसनीखेज खबर थी जो हमने मर्दों की महफिल में बैठकर सुनाई। ऐसी कहानियां लोग दिलचस्पी से सुना करते थे। सबने अपनी अपनी राय देकर मुतफक्का तौर पर कहा कि ये बात बिल्कुल सच है। जलता हुआ दिया रात को जरूर गुजरता है और ये दोनों भेड़िए जिन हैं। हम बुजुर्गों से जिन और दिया देखने की इजाज़त चाहते थे। हमने दूसरे दिन अपने अपने बुजुर्गों के सामने कुछ बहाने पेश करके इस गांव में जाने की इजाज़त ले ली। वो ज़माना मोटरों और स्कूटरों का नहीं बल्कि घोड़ों और टट्टुओं का था। हम चारों दोस्तों का अच्छा जमींदारा था। चारों के घर में घोड़े थे। हम शिकार पर पैदल इसलिए जाया करते थे कि हमारे सब दोस्तों के पास घोड़े नहीं थे। हमने उसी वक्त घोड़ों पर जीनें डाली और 14-15 मील के सफ़र पर रवाना हो गए। कुत्तों को हम साथ नहीं ले गए। सबके पास एक एक चाकू था। शहबाज और मोटर के पास कुल्हाड़ियाँ भी थीं। मैंने और अफजल ने चाकुओं को ही काफ़ी समझा था। रास्ते में हमने घुड़दौड़ का मुकाबला भी किया और जल्द ही उस गांव में पहुंच गए। वो कोई इतना बड़ा गांव नहीं था। हमारे अंदाजे के मुताबिक घरों की तादाद 30 और 40 के दरमियान थी। तमाम मकान कच्चे थे। ये उन लोगों का गांव था जिनकी अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती। दूसरों की खेतों में बटाई पर काश्तकारी करते थे। कहीं वीराने में थोड़ी सी जगह काम की नज़र आ जाए तो इसे हल कुदाल से काबिल काश्त बना लेते थे। हमारी खेतियां आज भी बारिशों की मोहताज हैं। ये इलाका नहरों के काबिल नहीं। ये लोग इसी किस्म के किसान थे। उनके साथ ज़रूरत के मुताबिक लोहार, तरखान और बढ़ई थे। जहाँ उनके मकान थे वो ज़मीन भी उनकी मिल्कियत नहीं थी। यही वजह है कि वो लोग ज़मीनों की तलाश में नकल मकानी करते रहे और गांव उजड़ गया। आज उसका निशान भी नज़र नहीं आता। हमारे इलाके में मेरे सामने इस किस्म के लोगों ने गांव आबाद किए और एक एक करके जाने कहाँ चले गए। इस गांव का नाम ढोक मस्त था। हम वहां गए तो गांव वाले हमारे घोड़ों और कपड़ों से ऐसे मरूब हुए कि अपने चेहरों का तासुर छुपा न सके। हमने घोड़ों से उतरकर भेड़ बकरियों का जिक्र छेड़ दिया और दिलचस्पी का इजहार किया भेड़ियों के जिक्र में। हमारे लिए चारपाइयाँ, खेस और सिरहाने आ गए। एक दरख्त के नीचे हमें बिठाया गया। भेड़ियों के मुतालिक उन्होंने बिल्कुल वही बातें बताईं जो वो घुड़सवार हमें सुना चुका था जिस पर भेड़ियों ने हमला किया था। अपने शाहजी के कहने पर इन्हें पूरा पूरा यकीन था कि ये भेड़िए जिन हैं। जरा सी देर में गांव के सारे ही आदमी, बूढ़े, जवान और बच्चे हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। हमें भेड़ियों की बातें सुनाने वालों के लहजे में खौफ था और ये खौफ हर किसी के चेहरे पर था। अगर भेड़िए सिर्फ मवेशियों पर हमले करते तो कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने एक नौजवान लड़की को शादी के चौथे पांचवें रोज बेवा कर दिया था और फिर एक घुड़सवार पर भी हमला किया था। इन हादसों की दहशत इस गांव के माहौल में साफ नजर आ रही थी। इन लोगों को अपने शाहजी पर भरोसा था। हर बात में उनका हवाला देते थे। उन्होंने बताया कि इन्हें 10 बार एक जलता हुआ दिया हवा में जाता नजर आया है। हम चारों दोस्त दानिशमंद नहीं थे। हम सिर्फ जवान थे और खतरों में कूद जाने का हमें खब्त था। हम यकीन से नहीं कह सकते थे कि ये भेड़िए जिन नहीं हैं। हम भी इसी देहाती माशरे के फर्द थे। हम इसकी भी तरदीद नहीं कर सकते थे कि रात जलता हुआ दिया हवा में चलता है। हमारी बदकिस्मती ये थी कि हम जिन भी देखना चाहते थे और दिया भी। इसके साथ ही मालूम नहीं हमारे अंदर वो कौन सा जिन दाखिल हो गया था जो हमें कह रहा था कि कुत्ते ले आओ और भेड़ियों को मारो। ये हमारी अहमक और नादान जवानी का फतूर था कि हमने गांव वालों से कह दिया कि हमारे पास दर्जन से ज़्यादा शिकारी और खूंखार कुत्ते हैं। हम भेड़ियों को कुत्तों से मरवा देंगे। गांव के लोग तड़प उठे। बाज ने कानों पर हाथ रख लिए। एक बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा, ये अमीरों के छोकरे ज़मीनों और घोड़ों के नशे में हैं। हम सब लोगों को मरवाएंगे। ये शाहजी की बराबरी करते हैं। यूं मालूम होता था जैसे हमने सारे गांव को अपना दुश्मन बना लिया है। हमने इधर उधर की बातें करना शुरू कर दी। शाहजी आ गए। सारे लोग उठ खड़े हुए। सब माथों पर हाथ रखकर झुक गए। हम भी उठ खड़े हुए। शाहजी ने हमें घूर कर देखा और उस चारपाई पर बैठ गए जो उनके लिए खाली कर दी गई थी। हम साथ वाली चारपाई पर बैठ गए। हमारी ये हरकत भी शाहजी को पसंद आई न गांव वालों को। हम शाहजी के बराबर चारपाई पर बैठ गए थे। ये उनके चेहरे से पता चलता था। शाहजी की उम्र 30 साल से ज़रा ज़्यादा होगी। उनका कद काठ दरमियाना था। चेहरा सफ़ेद और गुलाबी।
1.5-2 इंच लंबी दाढ़ी थी जिसका रंग भूरा था, आंखों का रंग शरबती था, लेकिन इन आंखों में ना मालूम क्या जलाल था या कोई जादू कि उन्होंने जब मेरी आंखों में देखा तो मेरे दिल को धक्का सा लगा। आज मुझे लगता है कि वो आंखें 50 साल बाद भी इसी तरह मुझे याद हैं, जैसे अब भी मुझे घूर रही हों। मेरा ये कहना झूठ नहीं होगा कि शाहजी की आंखें उस जंगली बिल्ले की आंखों से मिलती जुलती थीं जिसने हमारे कुत्तों पर हमला किया था। शाहजी जिस तरह मुझे देख रहा था इसी तरह उस बिल्ले ने मुझे देखा था। मुझे यकीन आ गया कि अगर ये शख्स खुद जिन के बदले हुए रूप में नहीं तो इसके कब्जे में जिन जरूर हैं, और ये दोनों भेड़िए भी जिन हैं। सुना है तुम भेड़ियों को कुत्तों से मरवाने की बातें कर रहे हो? शाहजी ने जलाली कैफियत में हमसे पूछा। इन गरीब लोगों को जिनों से तबाह कराना चाहते हो? सरकार, राजा शहबाज खान ने कहा, हम नादान हैं, यही समझकर आए हैं कि भेड़िया भेड़िया ही होता है, जिन नहीं हो सकता। हम इस गांव को इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं। कल एक आदमी घोड़े पर सवार होकर इस गांव को मुसीबत से बचाने चला था, शाहजी ने कहा। वो पुलिस की मदद लेने जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि अंग्रेज बादशाह भेड़ियों को मारने का बंदोबस्त कर देगा। मैं उसे बुलाता हूँ, इससे पूछना कि तुम थाने तक पहुँच गए थे। हम उसे देख चुके हैं सरकार, मैंने कहा और शाहजी को बताया कि उसकी हमसे किस तरह मुलाकात हुई थी। सुनो लड़के, शाहजी ने कहा, 3 महीने गुजरे मैं इस गांव से गुजर रहा था। ये दोनों शागिर्द मेरे साथ थे। उनके पाँव में 2 अधेड़ उम्र आदमी बैठे थे जो पोटाहारी मालूम नहीं होते थे। वो शाहजी के चेले थे। शाहजी ने कहा, मुझे बहुत दूर जाना था। कश्मीर से एक जिन मेरे कब्जे से फरार होकर सक्सीसर की पहाड़ियों में चला गया था। मैं इसके पीछे जा रहा था। इसका गांव के करीब आया तो मुझे आवाज़ आई कि ये गांव साफ करो, फिर आगे चलेंगे। मैंने आवाज़ पहचान ली, ये जिनों की आवाज़ थी। मैं रुक गया और सोचने लगा कि मैं आगे निकल गया तो इस गांव के लोग बेगुनाह मारे जाएंगे। मैंने जिनों को पुकारा और पूछा कि तुम्हारा मज़हब क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कोई मज़हब नहीं, तुम जहाँ जा रहे हो जाओ, ये दोनों गवाह हैं, इनसे पूछो। मैंने जिनों से कहा कि मैं इसी गांव में रुक जाऊंगा, हिम्मत है तो गांव के करीब आना। मैंने मस्जिद में डेरा डाल दिया। इन लोगों ने मुझे मस्जिद के साथ वाला मकान दे दिया। जिन चूँकि बेमज़हब हैं इसलिए उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। कभी मेरा लोटा गायब कर देते, कभी कपड़े उठा ले जाते, कभी मुसल्ला बाहर फेंक देते। एक रात उन्होंने मेरा कुरान मजीद फाड़ डाला, लेकिन मैंने इन्हें गांव के किसी आदमी के करीब नहीं आने दिया। शाहजी की आवाज़ में और लहजे में ऐसा जादू था कि महफिल पर सन्नाटा तारी हो गया। हमारी ये हालत थी जैसे हमारे सरों पर जिन उड़ रहे हों। शाहजी ने कहा, वो जिन बदबख्त बेमज़हब हैं। ये देख कर के मुझ में इतनी ताकत है जो इन्हें गांव में नहीं आने देती, तो वो भेड़ियों के रूप में गांव के लोगों को तंग करने लगे। मैं इन्हें काबू कर लूँगा। मेरे 2 जिन कश्मीर में झील सैफुल मुलूक में हैं। मैंने इन्हें बुलाया है। जिनों को बुलाना आसान काम नहीं होता, इसमें मेरी जान हर वक्त खतरे में रहती है। उन तक मेरा पैगाम पहुंच गया है, वो 3-4 दिनों तक आ जाएंगे। अगर तुम्हें मेरी ताकत पर शक है तो आज रात यहीं ठहरो। मेरा एक जिन गांव के इर्द गिर्द पहरा देता रहता है, उसके हाथ में दिया होता है। रात को तुम्हें उसका दिया दिखाऊंगा। तुम भेड़ियों को मारने का ख्याल दिल से निकाल दो, खुद भी मारे जाओगे और इस पूरे गांव को भी मरवाओगे। चंद और बातों के बाद हमने हवा में दिया देखने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन हम उस रात वहां ठहर नहीं सकते थे क्योंकि घर वालों को ये बताकर आए थे कि हम शाम से पहले पहले आ जाएंगे। शादी के घुटने छूकर हम रुखसत हुए। हम चारों दोस्त कायल हो गए थे कि भेड़िए दरअसल जिन हैं। अब हम जलता हुआ दिया हवा में जाते हुए देखना चाहते थे। दूसरे दिन हमने घर वालों से इजाज़त ले ली और सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले शादी के गांव चले आए। हम इन्हीं के घर के सामने घोड़ों से उतरे। शाहजी बाहर आए, हमें अंदर ले गए। हमारे घोड़े उनके दोनों चेलों ने पकड़ लिए। हम अंदर बैठे ही थे कि एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर आया। उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। वो खूबसूरत थी मगर उसका चेहरा मरीजों जैसा था और उसकी आंखों की हालत ऐसी थी जैसे खुनूदगी में हो। शाहजी ने बताया कि इस लड़की के दूल्हा को जिन्होंने मार डाला है और अब इसे डराते रहते हैं। शाहजी ने लड़की के बाप से कहा कि इसे अंदर लिटा दो और तुम जाओ। बाप अपनी बेटी को शाहजी के कमरे में छोड़कर चला गया। शाम की नमाज का वक्त हो गया। हमने शाहजी की अजान सुनी। अल्लाह ने क्या पुरसोज आवाज़ दी थी शाहजी को। लोगों का ये कहना गलत नहीं लगता था कि शाहजी की अजान सुनने के लिए जिन भी रुक जाते हैं।
हम चारों दोस्तों ने शाहजी के पीछे नमाज पढ़ी। उन्होंने हमारे लिए मुर्गियां पकवाई थीं। उनके दोनों चेलों ने हमें खाना खिलाया और रात का अंधेरा छा गया। हमें रात ठहराने के लिए एक और घर में इंतजाम किया गया था। खाने के बाद हमें वहां ले गए। शाहजी साथ थे और उनके साथ उनका एक ही चेला था, दूसरा मालूम नहीं कहाँ चला गया था। शाहजी वजद में आकर हमें जिनों और चुड़ैलों के किस्से सुनाते रहे और हम उनकी करामात के कायल हो गए। शाहजी ने अचानक कहा, वो उस तरफ आ गए हैं, उठो। वो हमें इसी मकान की छत पर ले गए। रात का अंधेरा गहरा था, कुछ भी नजर नहीं आता था। हमारे साथ छत पर कई और आदमी मौजूद थे। शाहजी ने कहा, इन्हें इस वक्त उधर होना चाहिए। उन्होंने तालाब की तरफ इशारा किया और बुलंद आवाज से कहा, ओए कहाँ हो, पैरा नहीं दे रहे? हमसे कहने लगे कि जिन भी इंसानों की तरह काम चोर होते हैं, मैं इन्हें गांव की चौकीदारी पर लगाता हूँ तो कभी कभी सो जाते हैं। उन्होंने चौंक कर कहा, वो देखो। हमने उधर देखा। कोई 2-2.5 फर्लांग दूर एक दिए की लौ जमीन से 7-8 फीट ऊपर नजर आई और आगे चल पड़ी। 20-25 कदम आगे गई और गायब हो गई। वहीं से फिर नजर आई और वापस चल पड़ी। अल्लाह तौबा! मेरी दिलेरी और मर्दानगी जवाब दे गई। हमारे पास जो आदमी खड़े थे, उन्होंने बुलंद आवाज से कलमा शरीफ का विर्द शुरू कर दिया। हम चारों दोस्त भी कलमा शरीफ पढ़ने लगे। जलता हुआ दिया जिसकी सिर्फ लो नजर आ रही थी, हवा में चला जा रहा था। रात बड़ी ही खामोश थी, अंधेरा दहशतनाक था। दिया गायब हो गया और इसके साथ ही उधर से किसी की चीख के साथ भेड़ियों के भौंकने और गुर्राने की मिली जुली आवाजें भी सुनाई दी। शाहजी के मुंह से आवाज निकली, ओ खुदाया! हम कुत्तों की उस वक्त की आवाज़ों को पहचानते थे जब वो शिकार को भंबोड़ते थे। हमें वैसी ही आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और ये भी मालूम होता था जैसे इन आवाज़ों में किसी के कराहने की बुलंद आवाज़ें भी शामिल हैं। मैंने कहा, ऐसे मालूम होता है जैसे भेड़िए ने किसी को पकड़ लिया है। शाहजी कुछ भी न बोले और छत से उतर गए। हम भी उतरे। हमारी ज़हनी और जज्बाती हालत अजीब थी। हवा में चलता हुआ दिया आंखों के सामने से हटता ही नहीं था और जब ये ख्याल आता कि वो कैसी आवाज़ें थीं और शाहजी के मुंह से ओ खुदाया क्यों निकली थीं और वो क्यों चले गए थे, तो दिल में खौफ ज़्यादा हो जाता था। हमने आपस में इस पर तबादला ख्यालात किया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे दोस्त भी डरे हुए हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं अकेला खौफजदा नहीं हूँ। हम सो गए। सुबह शाहजी की अजान पर हमारी आंख खुली। हम मस्जिद में चले गए। शाहजी घबराए हुए लगते थे। उन्होंने हमारे साथ रात की तरह कोई बात न की। उखड़ी उखड़ी 1-2 बातें की। इनका वो चेला आ गया जो रात छत पर उनके साथ था। शाहजी ने इससे पूछा, गए थे? उसने जवाब दिया, नहीं। शाहजी ने गुस्से में उसे कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इसी वक्त जाना क्यों ज़रूरी है। चेले ने जवाब दिया, अपनी जान सबको प्यारी होती है। रोशनी होने तक मैं नहीं जाऊंगा। शाहजी ने उसे गुस्से से घूरा और चुप रहे। इतने में गांव के लोग मस्जिद में आने लगे। हमने शाहजी के पीछे बाजमात नमाज पढ़ी। नमाज के बाद गांव के बहुत से आदमी मस्जिद में ही बैठे रहे और शाहजी से बातें करने लगे। सुबह की रोशनी साफ हो गई थी। शाहजी ने हमें कहा, तुम चारों अपने गांव को रवाना हो जाओ, फिर कभी भेड़ियों को मारने का नाम न लेना। हम इनसे हाथ मिलाकर बाहर निकले और उस घर तक गए जहां हमारे घोड़े बंधे हुए थे। एक आदमी तालाब की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था और कह रहा था, जुल्म हो गया लोगों, जुल्म हो गया। हमने उसे आगे होकर रोक लिया। वो बहुत ही घबराया हुआ था। उसने कहा, शाहजी के शागिर्द की लाश वहां पड़ी है, भेड़ियों ने आधी लाश खा ली है। हमने और कुछ नहीं सुना। शाहबाज और मोटर अंदर दौड़ के गए और अपनी कुल्हाड़ियां उठा लाए। हम दौड़ते हुए तालाब की तरफ गए। वहां गांव के 3 आदमी खड़े थे। जाकर देखा, शाहजी के चेले की लाश पड़ी थी। चेहरा साफ था, सीने और कंधों से गोश्त खाया हुआ था। एक टांग की सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। और अजीब चीज ये देखी कि लाश से 2-3 गज दूर मट्टी का दिया उल्टा पड़ा था। तेल जमीन पर गिरा हुआ था। लाश के कपड़े फट गए थे। उसके करीब एक माचिस पड़ी थी। जमीन पर भेड़ियों के पंजों के निशान बिल्कुल साफ थे। हम फौरन समझ गए कि ये सब फ्रॉड है। मैंने दिया और माचिस उठाई। दिया इस चेले के हाथ में था। उसने हाथ ऊपर कर रखा था, इसीलिए दिया जमीन से 7-8 फीट ऊपर नजर आता था। दरअसल दिया नहीं, दिए की लौ नजर आती थी। शाहजी का ये चेला
बुलंद पौधों के पीछे था। अचानक भेड़िए आ गए और चेले को पकड़कर खा लिया। लोग जमा होने लगे और शाहजी भी आ गए। उन्होंने अजीबोगरीब हरकतें और बातें की, जिनका लुबे-लुबाब ये था कि मैंने इस शागिर्द को मना किया था कि जिनों के साथ मेरी दुश्मनी है, रात को गांव से बाहर न जाना, मगर मौत इसे गांव से बाहर ले गई। अब तुम लोग देखना, मैं इन बेमज़हब जिनों को तुम्हारे सामने जलाऊंगा। फिर उन्होंने हमें गुस्से के आलम में कहा, ये मौत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने कहा था कि तुम भेड़ियों को मारोगे। तुमने जिनों का दिया देख लिया है। अब तुम चारों यहाँ से चले जाओ। गांव के लोगों ने हमें इस तरह धुतकारा कि अगर हम जरा देर और वहां रुकते तो वो हमें जान से मार डालते। मोटर तबीयत का तेज था। उसने एक गलती कर दी। उसने मुझे और शाहजी को परे बुलाया और अलग ले गया। मुझे कहने लगा, साबू, शाहजी को दिया और माचिस दिखाओ। मैंने भी कमकली की। कुत्ते की जेब से दिया और माचिस निकालकर शाहजी को दिखाई। मैंने इस इरादे से ये दोनों चीज़ें जेब में डाल ली थीं कि सोहावत थाने में इस वाक़े की रिपोर्ट लिखवाएंगे और ये चीज़ें थानेदार को देंगे। शाहजी ने घबराहट के लहजे में कहा, अरे अरे बदबख्त लड़के, ये मुझे दे दे। ये जिनों की चीज़ें हैं, तुम्हें वो रास्ते में ही ख़त्म कर देंगे। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अपनी खैर मनाओ शाहजी, हम तुम्हें ये भेड़िए मार कर दिखा देंगे। मैंने दिया और माचिस जेब में डाल ली। यहाँ एक गलती मुझसे भी हो गई। मैंने कहा, ये चीज़ें थाने जा रही हैं। एक आदमी मारा गया है। यह कत्ल की वारदात भी हो सकती है। इससे पहले एक और आदमी मारा गया है और तुम इन मौतों को छुपा रहे हो। शहबाज और अफजल भी हमारे साथ आ गए थे। हमने इन्हें कहा कि चलो भाइयों। हम अपने घोड़े लेने के लिए गांव में गए। जीने कस रहे थे तो गांव के बहुत सारे आदमी आ गए जो लाश देखने चले गए थे। उनके आगे उनका शाहजी था। उसने ललकार कर कहा, खबरदार, घोड़ों पर सवार न होना। वो चीज़ें यहाँ रख दो। हमने उन लोगों के इरादे भांप लिए। शाह उन्हें भड़का कर लाया था। वो लोग इसके जादू में गिरफ्तार थे और उन पर उसने जिनों की दहशत तारी कर रखी थी। इसके इशारे पर वो मरने मारने के लिए तैयार हो गए थे। हम चारों बड़ी फुर्ती से घोड़ों पर सवार हुए और एड़ लगा दी। घोड़े अच्छे थे। यकलख्त सरपट दौड़ पड़े। लोगों ने हमें रोकने के लिए ललकारा। हम इस हजूम को चीरते हुए निकल गए। गांव से दूर जाकर मैंने मोटर को और अपने आप को कोसा कि हमने शाह पर अपना इरादा जाहिर कर दिया था। अब जो हो गया सो हो गया था। हम ये जान चुके थे कि ये शाह बहुत बड़ा फ्रॉड खेल रहा है। वो हमें जिनों का दिया दिखाने के लिए अपना एक चेला मरवा बैठा था। उस जमाने में सोहावा थाना नहीं, पुलिस चौकी थी। सोहावा गांव था, अब तो कस्बा बन चुका है। हम चौकी में चले गए। थानेदार मुसलमान था। हम उसे बिल्कुल नहीं जानते थे। पता चला कि कैमलपुर के किसी गांव का रहने वाला है और उसका नाम मलिक इमदाद हुसैन है। उस रोज़ कत्ल का एक केस आ गया था जिसमें थानेदार मसरूफ़ था। 1.5-2 घंटे बाद उसने हमें अंदर बुलाया। हमारे घोड़ों ने उस पर अच्छा असर डाला। हमने उसे सारी कहानी सुनाई। उसने नहायत दिलचस्प गालियाँ देकर कहा, मेरे कैमलपुर के इलाके में और यहाँ पोटोहार में इससे भी ज़्यादा अजीब और ख़तरनाक वाक़यात होते हैं। लोग इतने जाहिल हैं कि नौसरबाजों के चक्कर में आ जाते हैं। उस दौर की पुलिस आज की पाकिस्तानी पुलिस के उलट थी। आजकल थाने वाले कत्ल के केस से भी जान छुड़ाने या दोनों पार्टियों से पैसे झाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मलिक इमदाद हुसैन ने हमारी बात पूरी दिलचस्पी से सुनी। दिया और माचिस देकर हंस पड़ा। कहने लगा, मेरे इलाके में भी रात को जलते हुए दिए उड़ा करते हैं। ये कहकर उसने एक सिपाही को आवाज़ देकर कहा, घोड़ा तैयार करो और 4 आदमी राइफलों वाले बाहर निकालो। इस शख्स ने जर्रा भर टाल मटोल न की, वक्त भी ज़ाया न किया और सिपाहियों को गांव का नाम बताकर कहा कि चल पड़ो, हम आते हैं। उनकी रवानगी से थोड़ी देर बाद थानेदार हमारे साथ रवाना हो गया। हालांकि उसके सर पर कत्ल का केस सवार था। उसने हमारे सामने लाश गुजर खान सरकारी अस्पताल को बराए पोस्टमार्टम रवाना की थी, मगर ज़रा सा भी उकताया हुआ नहीं था। आज इस थानेदार को याद करता हूँ तो ऐसे मालूम होता है कि वो मलिक इमदाद हुसैन नहीं बल्कि मलिक अहमद यार खान था। ड्यूटी का पाबंद, खुश मिजाज और चुस्त चालाक। हम चूँकि उम्र में उससे बहुत छोटे थे, इसलिए वो हमारे साथ बड़ी दिलचस्प और मज़ाहिया गप्पें मारता गया। उसने हमें बहुत शाबाश दी कि हमने जिनों भूतों से डरने की बजाय उसे जुर्म की वारदात समझा और चौकी में इत्तला दे दी।
لیکن امداد حسین نے تو وقت ضائع نہیں کیا، لیکن بہت وقت گزر گیا تھا۔ 1.5-2 گھنٹے تو ملک قتل کے کیس میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہمیں مل ہی نہیں سکا تھا۔ گاؤں 5-6 میل دور تھا، آنے جانے میں وقت لگا۔ اس کا نتیجہ بڑا خراب نکلا۔ ہم جب گاؤں پہنچے تو گاؤں کے لوگ قبر کھود چکے تھے۔ لاش جنازے کے لیے تیار تھی اور ابھی گاؤں میں پڑی تھی۔ اسے کھدر کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا اور لوگ شاہ جی کے انتظار میں تھے، کیونکہ انہیں ہی جنازہ پڑھانا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب ہم گھوڑے دوڑاتے گاؤں سے نکل گئے تو شاہ نے انہیں بڑے غصے میں کہا، میں ان چاروں کو ختم کروا کے آتا ہوں، مجھے 2 ٹٹو دو۔ گاؤں میں ایک بھی گھوڑا نہیں تھا، لوگوں نے اسے 2 ٹٹو تیار کر دیے۔ ایک پر شاہ خود سوار ہوا، دوسرے پر اس نے اپنے چیلے کو سوار کرایا اور دونوں چلے گئے۔ تھانے دار کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ شاگرد جس ٹٹو پر سوار ہوا تھا اس پر ایک بڑی سی گٹھری بھی تھی اور ایسی کوئی چیز شاہ جی کے ٹٹو پر بھی تھی۔ ہمارے اندازے کے مطابق انہیں گئے ہوئے 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ شاہ کو ہم غلطی سے بتا چکے تھے کہ ہم تھانے رپورٹ کریں گے، اس لیے وہ چیلے سمیت بھاگ گیا تھا۔ ملک امداد حسین نے کہا، لو بھائی، وہ تو گئے۔ پوٹوہار کا علاقہ ایسا ہے کہ ذرا فرار آسان اور تعقب بہت مشکل ہے۔ اس دور میں جب جنگل اور ویرانے زیادہ اور آبادیاں کم تھیں، تعقب ناممکن تھا۔ شاہ اور اس کا چیلا گاؤں سے بھاگے تھے جس کے قریب پہاڑیاں تھیں۔ تھانے دار نے لاش دیکھی، پھر موقع واردات پر گیا اور شام تک مختلف لوگوں کے بیان لیتا رہا۔ اس نے اس دلہن کو بھی بلایا جسے بھیڑیوں نے بیوہ کر دیا تھا۔ اس نے 3 عورتوں سے بھی بیان لیے، ہر ایک سے الگ الگ بیان لیے گئے تھے۔ تھانے دار جرا بھی کرتا رہا، آخر اس نے ہمیں شاہ اور چیلوں کے جرم کو اس شکل میں واضح کیا کہ وہ گھاگ جرائم پیشہ ہے۔ اس نے ان سیدھے سادے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے راتوں کو ہوا میں چلتا دیا دکھا کر اور کئی ایک شعبدے بازیوں سے دہشت زدہ کر لیا اور ان کا رکھوالا بن گیا۔ اس نے ان غریبوں سے نقدی بھی اینٹھی اور 3 گھروں سے زیورات تک ہتھیا لیے۔ اس کی نظر جس عورت اور لڑکی پر پڑی اس نے اسے خراب کیا۔ قدرت نے 2 خونخوار بھیڑیے بھیج کر اس کی مدد کی۔ اس نے بھیڑیوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ لوگوں کو قائل کر لیا کہ یہ جن ہیں۔ یہ صرف اتفاق کی بات تھی کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر تھانے رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ بھیڑیوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ شاہ کے اس فلسفے کو لوگوں نے برحق مانا کہ جو کوئی بھیڑیوں کے خلاف کارروائی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ شاہ اس بیوہ دلہن کو راتوں کو اپنے پاس رکھ کر اسے کوئی نشہ پلا کر خراب کرتا رہا۔ اسی نشے اور شاہ کے مجرمانہ سلوک کا اثر تھا کہ لڑکی مریض لگتی تھی۔ آخر اس ڈرامے کو بھیڑیوں نے اس طرح ختم کیا کہ شاہ کے چیلے کو ہی کھا گئے۔ اگر ہم 4 دوست یہاں نہ آتے تو شاہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی ان لوگوں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھتا۔ ہمیں یاد آیا کہ صبح مسجد میں شاہ اپنے چیلے سے کہہ رہا تھا کہ تم ابھی جاؤ، مگر چیلا کہہ رہا تھا کہ اپنی جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے، روشنی ہوگی تو جاؤں گا۔ شاہ دراصل اپنے چیلے کی لاش اور دیا غائب کرنا چاہتا تھا، لیکن خود وہاں جانے سے ڈرتا تھا۔ اس کا چیلا بھی ڈرتا تھا۔ اس طرح ان کا راز فاش ہو گیا۔ تھانے دار نے گاؤں والوں کو بہت شرمسار کیا، انہیں دیا اور ماچس دکھا کر بتایا کہ وہ دیا شاہ کے چیلے کے ہاتھ میں تھا، کسی جن کے ہاتھ میں نہیں تھا، اور انہیں بتایا کہ وہ کل ہی بھیڑیوں کے مارنے کا انتظام کر دے گا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ بھیڑیے رات کو اس گاؤں کے قریب آتے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں ایک اور انسان کھایا تھا، اس لیے ان کا یہاں دوبارہ آنا قدرتی امر تھا۔ پینے کے لیے وہاں پانی بھی تھا۔ ملک امداد حسین نے ہمیں بتایا کہ کل رات وہ 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لائے گا اور تالاب کے کنارے بکرا بندھوا کر درخت پر کانسٹیبلوں کو بٹھا دے گا۔ میں نے اسے کہا، ملک صاحب، یہ کام ہمیں کرنے دیں، ہم کل شام کتے لے آئیں گے، آپ بھی آ جائیں، یہ کھیل ہمیں کھیلنے دیں۔ وہ مان گیا۔ آدمی خوش مزاج تھا۔ طے ہوا کہ کل شام کو ہم کتے لے کے آ جائیں گے اور وہ بھی آ جائے گا۔ اس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے یہ کام کھیل تماشا نہیں، یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اسے ان 2 اموات کو اپنے ریکارڈ پر لانا ہوگا اور بھیڑیوں کے خاتمے کو بھی اپنی کارروائی کی ڈائری میں لکھنا ہوگا۔ لہٰذا وہ یہ کام ہمارے سپرد نہیں کرنا چاہتا تھا، اس میں ہماری جان کا خطرہ تھا۔ رات ہم بہت دیر سے اپنے گاؤں میں گئے اور سب کو یہ واقعہ سنایا اور انہیں بتایا کہ ہم اگلے روز بھیڑیوں کو مارنے جا رہے ہیں۔
اس مسئلے پر بڑے آدمیوں یعنی باپوں، چچوں وغیرہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف یہ تھا کہ یہ بھیڑیے جن ہی ہوں گے، لہٰذا لڑکوں کو نہ جانے دیا جائے۔ میرے والد صاحب اور 3 اور والد صاحبان کہتے تھے کہ یہ بھیڑیے ہیں اور لڑکوں کو جانا چاہیے۔ ہماری ماؤں کو پتہ چلا تو ان کا رد عمل ایسا تھا جیسے وہ ہمیں کتوں کے ساتھ زنجیروں سے باندھ دیں گی۔ دوسرے دن یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ میری خالہ آئی تو مجھے کہا، سابو پتر تم نہ جانا۔ ساس آئی تو اس نے کہا کہ سابو خبردار جو تو گیا تو۔ میں نے انہیں تسلی دی تو ماں نے کہا، یہ کیوں نہیں جائے گا، یہ اپنے باپ کا اصل حرامی بیٹا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے ہر ایک دوست کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا۔ دوپہر کے بعد ہماری پوری کی پوری شکاری ٹیم اور 10 اور کتے اور 4 والد صاحبان اور 6 چچا گاؤں سے روانہ ہوئے۔ ہمارے بزرگ گھوڑوں پر سوار تھے۔ عورتیں صدائے احتجاج بلند کر رہی تھیں۔ ان کے کوسنے پیچھے رہ گئے اور ہم گاؤں سے دور نکل گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ ان کوسنوں اور گالیوں میں دل سے نکلی ہوئی دعائیں تھیں۔ فاصلہ 14-15 میل دور تھا۔ راستے میں بزرگ گھوڑوں سے اترے اور ہم لڑکے باری باری سوار ہوئے، ایک جگہ پڑاؤ کیا اور چل پڑے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم متعلقہ گاؤں میں داخل ہو گئے۔ کتوں، انسانوں اور گھوڑوں کی فوج دیکھ کر گاؤں کے لوگ بہت حیران ہوئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہم بھیڑیوں کو مارنے آئے ہیں۔ انہوں نے ہماری خوب آؤ بھگت کی، مگر وہ بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کو چارہ اور کتوں کو دودھ دیا۔ اتنے میں ملک امداد حسین 4 سپاہیوں کے ساتھ آ گیا۔ سپاہیوں کے پاس رائفلیں تھیں۔ روشنی کے لیے وہ 3 بڑے سائز کی ٹارچیں لے آئے تھے۔ 2 ٹارچیں ہمارے پاس تھیں۔ ہم نے تالاب کے دوسرے کنارے پر ایسی جگہ منتخب کی جہاں بڑ کا درخت تھا۔ اس سے ذرا دور گندم کی فصل کھڑی تھی۔ طے یہ ہوا کہ 2 کانسٹیبل ٹارچیں اور رائفلیں لے کر بڑ کے درخت پر بیٹھیں گے۔ ہماری درخواست پر طے یہ ہوا کہ بھیڑیے آئیں تو سپاہی گولی نہیں چلائیں گے، صرف ٹارچوں کی روشنی دیں گے۔ تیسری ٹارچ ایک اور سپاہی کے پاس تھی جسے نیچے رہنا تھا اور ضرورت کے مطابق روشنی دینی تھی۔ ہمیں کتوں کے ساتھ گندم کی فصل میں چھپنا تھا۔ فصل پک گئی تھی، اس کی بلندی ہمارے لیے کافی تھی۔ ہم نے 2 ٹارچیں اپنے دوستوں کو دیں اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ضرورت کے مطابق روشنی دیں گے۔ ملک امداد حسین کو ہمارے ساتھ رہنا تھا۔ اس کے پاس پسٹل تھا اور اس کے ساتھ چوتھا سپاہی تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا۔ تھانے دار نے گاؤں سے بکری کا بچہ لے لیا تھا اور اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ اس کی قیمت 1 روپیہ تھی۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ جس دیہاتی کا بچہ تھا اس نے 1 روپے کے سکے کو دیکھ کر تھانے دار سے پوچھا تھا، جناب کتنے پیسے رکھوں؟ 1 روپیہ کی قیمت اچھی خاصی ہوتی تھی۔ اس دور میں 3 روپے میں دودھ دینے والی بکری مل جاتی تھی۔ جب ملک امداد حسین نے اسے کہا پورا روپیہ رکھ لو تو دیہاتی کا منہ حیرت اور خوشی سے کھل گیا تھا۔ میں بھی حیران اور خوش ہوا تھا کہ تھانے دار ہو کر وہ 8 آنے کے میمنے کا 1 روپیہ دے رہا تھا۔ ہم نے بڑ کے درخت کے نیچے کیل گاڑ کر بکری کا بچہ باندھ دیا اور 10 کتے قریب کی فصل میں لے گئے۔ ہم نے کتوں کے منہ کپڑوں اور رسیوں سے باندھ دیے تھے تاکہ بھونک کر بھیڑیوں کو بھگا نہ دیں۔ ملک امداد حسین بزوق سے کہتا تھا کہ بھیڑیے ضرور آئیں گے۔ ہم کتوں کو پکڑ کر ذرا بکھر کر فصل میں بیٹھ گئے۔ کتوں کو بازوؤں میں لے لیا تاکہ مل جل کر آواز پیدا نہ کریں۔ 2 سپاہی بڑ پر چڑھ گئے اور انتظار شروع ہو گیا۔ میمنے نے ہماری یہ مدد کی کہ تنہائی کی وجہ سے زور زور سے ممیانے لگا۔ اس کی آواز رات کی خاموشی میں دور دور تک جاتی تھی۔ ہمارے لیے شکار کا یہ تجربہ انوکھا اور دلچسپ تھا۔ ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ بھیڑیے ہمارے پیچھے سے آ کر ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت کے لیے ہمارے پاس کلہاڑیاں اور چاقو تھے۔ ہمارے ساتھ جو سپاہی تھا اسے ہم نے کہہ دیا تھا کہ اگر بھیڑیے ہمارے اوپر آ جائیں تو وہ گھبرا کر گولی نہ چلا دے۔ خدا کا شکر ہے کہ بھیڑیوں نے زیادہ انتظار نہ کرایا۔ انہیں اسی جگہ اور اسی وقت انسان کا تازہ گوشت ملا تھا۔ وہ 2 گھنٹے بعد اسی جگہ آ گئے۔ ان کے غرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ بکری کا بچہ بڑے زور سے ممیایا۔ ہماری سانسیں رک گئیں۔ بھیڑیے دوسری بار غرائے تو معلوم ہو گیا کہ بہت قریب آ گئے ہیں۔ تھانے دار نے سرگوشی کی، کتوں کے منہ کھول دو۔ ہم نے ان کے منہ کھول دیے۔ فوراً بعد بھیڑیے بہت ہی زور سے غرائے۔ اس کے ساتھ ہی میمنے کی جو آواز نکلی اسے میں آج تک نہیں بھولا۔ ہم نے معصوم سے میمنے کو بے دردی سے مروا دیا تھا۔
बड़ के दरख्त से टार्चें रोशन हो गईं। मलिक इमदाद हुसैन ने कहा, कुत्ते छोड़ दो, रोशनी करो। सिपाही ने टार्च रोशन कर दी। मेरे दो दोस्तों ने भी अपनी टार्चें रोशन कर दी। हमारे कुत्ते पहले ही बेकाबू हो गए थे। पटों से जंजीरें अलग की तो वो फसल से निकल गए। वो शिकारी कुत्ते थे। भेड़ियों की आवाज़ और बू ने उन्हें भड़का दिया था। हम उठे तो टार्चों की रोशनी में देखा कि दोनों भेड़िए मेमनों को भंबोड़ रहे थे। बड़े खौफनाक भेड़िए थे। ये मंजर हम चंद सेकंड तक ही देख सके। कुत्ते फौरन पहुंच गए और भेड़ियों को बेखबरी में जा लिया, मगर उन्होंने मुकाबला बड़ी दिलेरी से किया। 10 कुत्तों में 2 भेड़िए कर ही क्या सकते थे। जरा सी देर में कुत्तों ने भेड़ियों को खून में नहला दिया। एक की पिछली दोनों टांगें अलग हो गईं। कुत्ते उन्हें खाना चाहते थे। मलिक इमदाद हुसैन ने हमें कहा कि कुत्ते पकड़ लो ताकि गांव वाले भेड़ियों को देख लें। हमने बड़ी मुश्किलों से कुत्तों को पकड़ा। गांव जाग रहा था। कुत्तों और भेड़ियों के शोर से डरकर लोग घरों में घुस गए थे। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग पहुंचे, फिर गांव के लोग आए। उन्हें मरे और चीरे फाड़े हुए भेड़िए दिखाए गए और उन्हें बताया गया कि शाह और उसके चेले बदमाश आदमी थे और ये भेड़िए जिन नहीं थे। एक रोज पहले थानेदार इन्हें दिया और माचिस दिखाकर बता चुका था कि हवा में उड़ते दिए की हकीकत क्या थी। आज आधी सदी गुजर गई है। तालीम इतनी आम हो गई है कि जिस गांव में मिडिल पास कोई नहीं नजर आता था, अब वहां ग्रेजुएट बाइफरात मिलते हैं। मगर शाहजी और उनके चेले अभी तक देहात में मौजूद हैं। उनकी नौसरबाजियां भी मौजूद हैं और अब भी दिए हवा में उड़ते हैं।